इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द मोस्ट टेरिफाइंग सब्जेक्ट मेरे लिए भी और आई गेस बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि फैक्ट्स इतने हैं, एक्सेप्शंस इतने हैं, क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर वैरायटी ही इतनी ज़्यादा है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू एस योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टू मेक इट लेस डिफिकल्ट फॉर यू. And before starting the video, I would like to give you a brief introduction about me. So, hello everybody, my name is Bhavna and I am NEET UG 2026 All India Rank 1125. Okay, so without any further ado, let's dive right into the video. ओके तो मेरी सबसे पहली और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही होगी, मास्टर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। देखो आप समझो कि ये आपको हमेशा काम आएगा, 12th में 11th में हर जगह। आप रेडॉक्स पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो ट्रेंड्स हैं उसको जानने में आपको काम आएगा। उसके बाद फिर डी एंड एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक के अंदर आप अगर देखोगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इवन मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे एनोमलस बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी आप अगर पीरियोडिक टेबल को अच्छे से जान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि समझो, एक तो जो डी एंड एफ ब्लॉक वगैरह जो चैप्टर्स है ऑलरेडी इतने ह्यूज है, तो आप 12th में जाके इतना परेशान हो जाओगे ना, क्योंकि एक तो आपको इन चीज़ों को भी वापस से करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप करके रखते हो ना इसको, तो बहुत हेल्प होगी। इवन जो बाकी के टॉपिक्स है उसके अंदर भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक टेबल की इज़ अ मस्ट देयर। तो आप ये तो सबसे पहले बात मानो मेरी। देन बात आती है करना कैसे है इसको। तो जैसे कि मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, जैसे कि समझो, आपको पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक फ्रेमवर्क एक तो अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। आपको इस बात का पूरा आइडिया होना चाहिए कि कौन-सा एलिमेंट एक्चुअली में कहाँ पे लोकेटेड है। एटलीस्ट आप ये काम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के लिए तो पक्का से करो। एफ ब्लॉक में धीरे-धीरे हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप कर रहे हो तो मत करो, पर अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने से पहले कोशिश पूरी करो कि आपको आइडिया हो कौन-सा लैंथेनॉइड है, कौन-सा एक्टिनॉइड है। उसके अंदर उतना खास तो है नहीं ऐसे भी जानना कि कौन-सा किस ग्रुप में है, इसका तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं एफ ब्लॉक में। तो आप इतने का आइडिया रखो। सेकंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो पीरियोडिक टेबल में बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक तो ऑलरेडी इतने सारे एक्सेप्शंस हैं और उनको तो आपको रटना ही पड़ रहा है ना? साथ-साथ में आप ट्रेंड्स को भी रट रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ट्रेंड्स को समझना है, ठीक है ना? अगर साइज़ कम हो रहा है पीरियड में तो क्यों कम हो रहा है? अगर आईपी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? बिलीव मी, जो बेसिक कॉमन ट्रेंड्स हैं वो आपको पूरे के पूरे समझ में आए हुए होने चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें एक तो आपको करनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एंड देन क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, कोशिश करो कि आप एक्टिव रिकॉल कर सको, है ना? जिससे कि आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो। बार-बार पढ़ने से आई वुड रिकमेंड कि कई गुना बेटर होता है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। देखो, इनऑर्गेनिक के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक तो एनसीईआरटी है ना? वो तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं बताती हूँ मैं अब मेरी एनसीईआरटी कैसे करती थी। एक तो कभी भी आप, है ना, पूरी की पूरी चैप्टर को मत छोड़ो कि जब टीचर पूरा का पूरा चैप्टर कर लेंगे उसके बाद आप जाकर के एनसीईआरटी पढ़ोगे। आपका दिमाग ऑलरेडी इतना बड़ा बर्डन देख के कि यार पूरी की पूरी चैप्टर को करना है ना, आप नहीं कर पाओगे उसको, समझ रहे हो? चीज़ों को खुद के लिए ईज़ी बनाओ। तो जैसे ही आपके टीचर कोई भी मान लो टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है, मैं ऐसा करती थी। फिर उसको घर आकर के मैं लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ लूँगी, है ना, पूरा का पूरा अच्छे से। इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप बार-बार पढ़ के नहीं याद कर सकते, ठीक है ना? वोलेटाइल है ये, तो आप भूलते ही रहोगे। तो मैं बार-बार पढ़ने की जगह मैं ऐसा आपको रिकमेंड करूँगी, आप सवाल प्रैक्टिस करो। अब आपको क्या है ना कि एनसीईआरटी बेस्ड सवाल हमारे मॉड्यूल्स वगैरह में उतने मिलते हैं नहीं, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते हैं। मैं इसके लिए क्या करती थी, तो मेमोनीट यूज़ करती थी। उसके अंदर लाइक हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक वाइज़ सवाल है। लाइक अगर मान लो मेरे को डीएनएफ ब्लॉक करना है, तो उसके अंदर मैंने एक टॉपिक पहले मान लो पढ़ लिया, तो उसके बाद फिर मैं अब उसके सवाल उधर जाकर कर लूँगी कि उस टॉपिक वाइज़ सवाल है ना, एनसीईआरटी के लाइन से सवाल है। फिर अच्छे-अच्छे सवाल भी होते थे काफ़ी, रीज़न रीज़न बेस्ड सवाल थे, फिर मल्टी टॉपिक्स को लेकर के सवाल थे। तो इसकी हेल्प से ये अच्छे से हो जाता था। ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आप बार-बार पढ़ के नहीं कर सकते यार एटलीस्ट इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो। इवन मैं तो बोलूँगी पूरी ही केमिस्ट्री की। तो फिर वही ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा ही एक बेटर इफ़ेक्टिव मेथड होता है रादर देन रीडिंग द सेम थिंग कई बार, ठीक। देखो, इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट ही है जो इतना वोलेटाइल है, तो आप भूलने के लिए भी एक चीज़ कर सकते हो, बार-बार रिवाइज़ करना, ठीक है। अब बार-बार रिवाइज़ भी आप इस ऐप के थ्रू तो हम वो भी कर सकते थे। मतलब ऐसा था देखो कि आज मैंने जो सवाल किए, तो फिर वो सवाल सारे उधर होते थे कि मैं उनको दोबारा से रिवाइज़ कर पाऊँ। और आप भी जानते हो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 24 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वो मैक्सिमम हमारे दिमाग के अंदर रिटेन रहता है, तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
तो फिर लाइक ये चीज़ उधर हो जाता था कि मैं रिवाइज़ कर लेती थी तुरंत ही, और कई बार भी इवन तो, क्योंकि देखो एक तो 24 घंटे के अंदर-अंदर रिवाइज़ करना होता है, 3 या 4 दिन पे कर लो, 7 दिन पे कर लो, तो उधर सवाल बार-बार रहते ही थे, बार-बार वो आते ही रहते थे, तो वो बार-बार रिवाइज़ होते रहता था। तो ऐसे करके मेरी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो कवर हो जाती थी। तो अगर मैं समराइज़ करूँ एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको क्या-क्या करना है, एक तो सबसे पहले ढंग से टीचर के नोट्स को फ़ॉलो करो, उसके बाद फिर आप आकर के रीड करो थ्रू आउट, उसके बाद फिर सवाल प्रैक्टिस कर के आप जो है उस टॉपिक की मास्टरी पाओ, है ना? उसके बाद फिर आप उन सवालों को बार-बार रिवाइज़ करो, और ये हो जाएगा, मेमोनिट की हेल्प से हो जाएगा। आपको अगर डाउनलोड करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप कर भी सकते हो डाउनलोड। नेक्स्ट बात ये है कि केमिकल बॉन्डिंग को भी उतनी ही अच्छे से मास्टर करना है जितने अच्छे से आप पीरियोडिक टेबल को करो। देखो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स तो यार उसके अंदर ही है, आई वुड से, मतलब 10th से 11th का जो जंप मुझे तो लगा था बहुत बड़ा, तो वो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ही लगा था। एक तो मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर दूँगी, अगर आप उस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, डरो मत, घबराओ मत, है ना? क्योंकि मैं और मेरे सारे दोस्त तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि यार ये तो कभी नहीं हो पाएगा हमारे से। वो थोड़ा-सा टफ़ है, क्योंकि काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें हैं जब बच्चे उसको पहली बार पढ़ते हैं तो, बट आप फिर यूज़्ड टू हो जाओगे, है ना? इतनी बार, इसलिए तो मैं कह रही हूँ उसको ढंग से करना है, वो इतनी बार आएगा ना आगे आपके सिलेबस में, बहुत नॉर्मल लगने लगेगा आपको। तो जैसे कि उसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यार, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, फिर बैक बॉन्डिंग हो गया, हाइब्रिडाइज़ेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही बहुत सारी चीज़ें यार, ऑक्टेट रूल हो गया, उसके बाद फिर आप किस तरीके से वैलेंसी देख रहे हो, किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, ये सब कुछ तो आप कहाँ पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही पढ़ते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगेन उसको भी मास्टर करो। फिर अब बात आती है उसके लिए क्या-क्या टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन विजुअलाइज़ करो, बिलीव मी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रटने को है, आपको एक्सेप्शंस ऑलरेडी रटना है, आप नहीं रट पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है ना, आप नहीं रट पाओगे। तो आप उसके अंदर लाइक हाइब्रिडाइज़ेशन है ना, आप उसको ढंग से एनालाइज़ करो, विजुअलाइज़ करो, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हर एक रूल को अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करो कि हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना, है ना? इस तरीके से आप केमिकल बॉन्डिंग को धीरे-धीरे मास्टर करो, प्रैक्टिस करो, पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करो चीज़ों को। और देखो, पीरियोडिक टेबल की तरह है ना, केमिकल बॉन्डिंग उतना मेमोरी बेस्ड चैप्टर तो है नहीं। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप उसके अंदर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनो, है ना? आपको अपने कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर बहुत ही परफेक्ट कर लेने हैं। आप इस चीज़ के लिए एटलीस्ट ट्राई करो। और पीरियोडिक टेबल के अंदर क्योंकि मोस्टली मेमोरी है, ऑल्दो देखा जाए तो बहुत तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि काफ़ी एक्सेप्शंस बीच-बीच में आते हैं ट्रेंड्स में, आप उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बनाओ जो कि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि बहुत हेल्प होता है उससे, है ना? पी ब्लॉक को लेकर के आई वुड से कि ह आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि एक तो मतलब बहुत ही कम, एनटीए ने ही सिलेबस को बहुत रिड्यूस कर दिया है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप जिस टीचर को अगर फॉलो कर रहे हो, तो उसको उनको करो पूरी तरीके से। पर अगर लाइक क्योंकि क्या है ना कि कोचिंग के अंदर आप टेस्ट के में भी देखोगे, लाइक हमारे कोचिंग में होता था, टेस्ट में भी या फिर मॉड्यूल में भी, तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें थी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा स्किप करो, टेंशन नहीं लो उसके लिए, रादर उस समय को और चैप्टर्स के अंदर दो। फिर अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की और डी एंड एफ ब्लॉक की, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर भी अगेन कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैस्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो कंपाउंड्स वाला पार्ट है वो तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डी एंड और फिर कोऑर्डिनेशन के अंदर फिर वो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझते रहोगे तो फिर वो सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। और हम सॉल्ट एनालिसिस की बात करें ना, तो देखो एक्चुअली में थोड़ा बहुत नोट्स का डिफरेंस ना हर टीचर के बीच में आएगा, तो आप परेशान नहीं हो, आप जिनको फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली उनको ही फॉलो करो, पूरी तरीके से उनके नोट्स को कोशिश करो कि आपको अच्छे से उनके नोट्स आ जाए। देखो, नोट्स में मैं एक ज़रूर बात बोलूँगी, आप पूरी की पूरी कोशिश करो कि आप एक ही नोट्स यूज़ कर रहे हो पूरे के पूरे 2 साल, है ना? या फिर अगर आप ड्रॉप लिए हो तो भी, क्योंकि हमारी लाइक देखो, ये सब्जेक्ट है ना, ये काफ़ी मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, और इसके अंदर ना काफ़ी मेमोरी बेस्ड विजुअल मेमोरी काफ़ी हमारी बन जाती है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके एक ही नोट्स हैं, अगर आप पूरे फ़ोकस्ड हो इसी नोट से पढ़ना है, आप बार-बार उसी नोट्स को पलटाओगे, जिसकी वजह से ना धीरे-धीरे क्या होगा कि आपकी विजुअल मेमोरी के अंदर वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट होते जाएँगी। सॉल्ट एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसे समझने लायक तो है नहीं। हाँ, कुछ-कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अगर ऑलरेडी पता होते हैं तो वो हेल्प करता है सॉल्ट एनालिसिस में, फिर भी मोस्टली वो आपको याद ही करना पड़ता है। तो उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आई वुड से बार-बार पढ़ने से ज़्यादा बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होता है, क्योंकि वो एक्टिव रिकॉल के थ्रू हमारे माइंड को क्या है ना कि हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो वरना आप अगर कितनी बार चीज़ों को पढ़ रहे हो, आप भूलते ही जाओगे जब तक आप टेस्ट से 2 दिन पहले ना पढ़ो तो। तो आई वुड रिकमेंड सॉल्ट एनालिसिस जैसे चैप्टर में आप पढ़ो, लेकिन
टाइम पे अपना एक्टिव रिकॉल करते रहो, अपना ऐसे टेस्ट लेते रहो कि अचानक से क्वेश्चन बैंक खोला और सवाल करने लगे, ठीक है? ऐसे। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। और प्लीज़ आप बताना मुझे, आप जब इन एडवाइस को यूज़ करोगे तो फिर यूज़ करते हो जब, तो फिर आपकी इनऑर्गेनिक कितनी बेटर हो पाती है। एंड अगेन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि देखो, इनऑर्गेनिक बहुत लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप परेशान नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, ठीक है? और आप कर लोगे, ये भी बात है। शुरुआत में सबको ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, पर इवेंचुअली हम धीरे-धीरे इस सब्जेक्ट से रिलेट करने लगते हैं और सीख भी जाते हैं ना धीरे-धीरे। सो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।